हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज नितिश वर्मा। आई होप यू गाइज आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर अप किया था वो था आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। तो सोफर हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर ली, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर ली। सो व्हाट वी डू टुडे इज, आज हम बात करेंगे किसकी हमारे थर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। कौन सा है वो एक्सचेंज रेट सिस्टम? जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम है स्टूडेंट, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, कौन सा है हमारे पास? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या स्टूडेंट्स आप इसे क्या कह सकते हो, इसी को आप मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, आप क्या कह सकते हो? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं डर्टी फ्लोटिंग। क्या कह सकते हैं हम इसे? डर्टी फ्लोटिंग। अब मैं आपसे बात करता हूं कि बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है क्या, या डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको याद है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम आया, ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, किसी भी कंट्री की करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में सेट कर देते थे, ठीक है, जो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट था। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, उसके बाद वो सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। दिक्कत क्यों देता था? क्योंकि उसमें किसी भी कंसर्न जो गवर्नमेंट होती थी उनको बहुत ज्यादा ह्यूज गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ते थे। अब इतने गोल्ड के रिजर्व बनाना थोड़ा सा क्या होता था, मुश्किल पड़ जाता था। तो इसलिए उस सिस्टम को क्या कर दिया गया, उस सिस्टम को बाद में बना कर दिया गया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से हमारी जो इकोनॉमीज है वो कहां मूव कर गई, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे मूव कर गई, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें बेसिकली अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कौन डिसाइड कर रहा था? वो डिसाइड कर रही थी मार्केट। मार्केट का मतलब है डिमांड सप्लाई। हम ये देख रहे थे कि पर्टिकुलर चीज की मार्केट में क्या डिमांड है, क्या उस चीज की सप्लाई है। तो बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई उस चीज का क्या हो रहा था, रेट डिटरमिन किया जा रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास किसके अंदर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि समटाइम्स करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो जाती है, या समटाइम्स करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। मतलब समटाइम ऐसा हो सकता है कि एक करेंसी की वैल्यू आज 60 के आसपास है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन उसकी वैल्यू 62 63 चली जाती है, ठीक है। सिमिलरली या 57 58 हो जाती है। तो जब ऐसे ह्यूज एप्रिसिएशन और ह्यूज डेप्रिसिएशन हो जाते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जो हमारा उस कंट्री का ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करता है, इंटरवीन करता है कि भाई ये जो ह्यूज एप्रिसिएशन है या ह्यूज डेप्रिसिएशन है ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, राइट। तो इसीलिए जब डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए या बहुत ज्यादा गिरता चला जाए, उस केस में उस डॉलर के रेट को स्टेबलाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी करेंसी, कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंटरवीन करती है, ठीक है। उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब रेट को फ्लोट करने दो, मतलब रेट को कम या ज्यादा होने दो, लेकिन एक डिफाइंड लिमिट के अंदर कि इससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम वेयर rate of exchange is determined by both market forces and central government। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसीलिए इसे बोला गया मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, फ्लोट करेगा, लेकिन एक मैनेज्ड वे में। ह्यूज एप्रिसिएशन और ह्यूज डेप्रिसिएशन के टाइम पे क्या काम करेगा, आरबीआई। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं तो उस केस में आरबीआई काम करेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमने ये मान लिया कि एक
जो यूएस डॉलर है उसको सेट किया गया है से ₹60 के ऊपर, ठीक है, एक यूएस डॉलर को ₹60 पे सेट किया गया। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अगर ऑल ऑफ अ सडन मान लो ये डॉलर की वैल्यू ₹59.5 से क्या चली जाए, भी नीचे चली जाए, राइट, ₹59.5 से भी नीचे चली जाए, या फिर इसकी वैल्यू ₹60.5 से क्या चली जाए, अबव चली जाए। तो इन दोनों ही केसेस में अगर इस तरीके से डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा अप्रिशिएट और इतनी ज्यादा डिप्रिशिएट ओवरनाइट हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा, मींस हमारी कंट्री में कौन, आरबीआई होगा। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस केस में इंटरवीन करेगा कि इस तरीके से कैसे हो सकता है कि करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट हो सकती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इस केस में हमारा सेंट्रल बैंक कर क्या सकता है, अगर वो पता कर ले कि भाई चलो ऐसा हो गया, इस वजह से अप्रिशिएट हो रही है या इस वजह से डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो क्या करेगा, मैंने आपको ग्राफ सारे सिखाए थे, है ना। अब मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि मार्केट में डिमांड जो है डॉलर की वो बढ़ गई, ठीक है, लोग इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स करने की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स करने की वजह से डॉलर के जो रेट है वो क्या होते जा रहे हैं, वो अप्रिशिएट होते जा रहे हैं, मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होती जा रही है, वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई डॉलर के रेट बढ़ रहे थे, ठीक है, तो डिमांड जो थी वो बढ़े जा रही थी, जिससे कि डॉलर के रेट क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे। सेंट्रल बैंक को कंसर्न हुआ कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो जो नेसेसरी चीजों के इंपोर्ट है वो भी बहुत क्या पड़ जाएंगे, महंगे पड़ने लगेंगे। इस केस में सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, दो तीन चीजें जो कर सकता है। सबसे पहले वो एक्साइज और टैरिफ्स को बढ़ा देगा। जब वो एक्साइज और टैरिफ वगैरह को बढ़ाएगा, इससे ऑटोमेटिकली जो लोग हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कम से कम इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि वो जो इंक्रीज डिमांड है वो क्या करेगी, वापस से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना शुरू करेगी और डिमांड कम होकर रेट ऑफ एक्सचेंज स्टेबल हो सकता है। एक ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज स्टूडेंट यहाँ पे और क्या हो सकती है, दूसरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि सेंट्रल बैंक अपने पास से क्या करेगा, जो उसके पास फॉरेक्स के रिजर्व है उसको मार्केट में बेच देगा, ठीक है, क्या कर देगा, उसको मार्केट में बेचेगा। जब वो उसको मार्केट में बेचेगा तो मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, अब सेंट्रल बैंक ने उसकी सप्लाई भी क्या कर दी, ज्यादा, जिससे कि रेट ऑफ एक्सचेंज वापस क्या हो गए, नॉर्मल लेवल पे आ गए। सो दैट इज हाउ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क्स, के दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें सेंट्रल बैंक मिल जाता है, मार्केट मिल जाता है, मार्केट अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को देखता रहता है, बट अगर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उस केस में जो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक है, मतलब हमारे कंट्री में आरबीआई जो है वो इंटरवीन करेगा, ठीक है। समटाइम वो डायरेक्टली डिमांड को कंट्रोल कर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया टैरिफ को बढ़ा के, बट जब लगता है कि नहीं यार टैरिफ बढ़ा पाना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं रहेगा, तो इन दैट केस वो अपने पास से क्या करता है, सप्लाई जो रिजर्व्स होते हैं फॉरेक्स की उसकी बढ़ा देता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सिस्टम भी समझ में आया होगा। चलो आगे स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं जरा। ओके पहले एक बार क्या करते हैं, जो हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग के बेसिस पे हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पहले वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमें स्टूडेंट से क्वेश्चन दे रखा है, वुड द सेंट्रल बैंक would the central bank need to intervene in a managed floating system? Okay, explain why. आपको यह बताना है कि जो सेंट्रल बैंक है क्या वो इंटरवीन करेगा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर, अगर हाँ तो क्यों।
जी बिल्कुल करेगा। अभी तो हमने पढ़ा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का मतलब ही ये है कि रेट ऑफ एक्सचेंज को फ्लोट करने देना, लेकिन कैसे? इन अ मैनेज्ड वे। मैनेज्ड वे में फ्लोट करने का मतलब क्या है कि अप्रिशिएट भी होने दो, डेप्रिशिएट भी होने दो, लेकिन एक मान लो आप क्या करते हो, एक टैपिंग रखते हो कि इससे ज्यादा नहीं नीचे जाना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस टैपिंग के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़े या रेट ऑफ एक्सचेंज घटे, तो उस पूरे चीज को कंट्रोल कौन करता है? उस पूरी चीज को कंट्रोल हमारा सेंट्रल बैंक करता है। तो ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा ही करेगा, किस सिस्टम के अंदर? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर करेगा ही करेगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो एक क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन हमें ये कह रखा है स्टूडेंट्स, if inflation is higher in country A, than in country B। ठीक है, आगे आपसे कहा है इनके बीच में एक्सचेंज रेट सिस्टम में, मेन इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, इनके बीच में एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, आपसे ये बोला है बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या रहेगा, इन दोनों कंट्री के बीच में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ भी होगा तो। राइट, इसका आंसर करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन जो है कंट्री ए में बहुत ज्यादा है, कहां से? कंट्री बी से, और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को ये दोनों अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का इस केस में क्या होगा? बहुत सिंपल एंड शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं दो शॉपकीपर है, एक है शॉपकीपर ए, एक है शॉपकीपर बी, सेम सामान आपको शॉपकीपर ए के पास क्या मिलता है? महंगा मिलता है। कोई भी सामान, मान लो ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस शॉपकीपर ए जो है वो आपको 5 रुपए महंगा देता है, जबकि शॉपकीपर बी जो है वही स्टाइलस आपको 5 रुपए सस्ता दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर फिर शॉपकीपर ए के पास जाना ही क्यों है? ठीक है, इट इज बेटर कि हम किसके पास चले जाए? शॉपकीपर बी के पास चले जाए, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है? इनफैक्ट वो हमें सस्ता दे रहा है। तो जो हमें सस्ता दे रहा है हम उसके पास जाकर के क्या करेंगे? सामान परचेज कर लेंगे। यही आपका आंसर होगा, सेम इस क्वेश्चन में यही आंसर होगा। ठीक है, कि अगर कंट्री ए में महंगाई बहुत ज्यादा है और कंट्री बी में नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? कंट्री बी से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ठीक है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज की जो फ्लक्चुएशन है उसकी भी टेंशन नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा दोनों कंट्री के? तो ये शो करेगा कंट्री ए के इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कंट्री ए में रहने वाले लोग कंट्री बी से सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि कंट्री ए के अंदर इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कंट्री ए के बढ़ जाएंगे। कंट्री ए के इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। राइट, कंट्री ए में जब इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। जबकि कंट्री बी की अगर मैं बात करूं तो उनके क्या हो रहे हैं? उनके तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या हो जाएगा? सरप्लस। मतलब अगर हम देखें ए के रिस्पेक्टिव, तो कंट्री ए के रिस्पेक्टिव में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? डेफिसिट में चला जाएगा, और कंट्री बी के रिस्पेक्टिव बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चलाएगा? सरप्लस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलो मूविंग अहेड, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। राइट, चलो ओके स्टूडेंट्स, अब तक देखो आपने गवर्नमेंट बजट, बीओपी, इन सब में अब तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने अब तक आपको एक क्लोज इकोनॉमी का मॉडल समझाया। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी की मॉडल का मतलब यह है कि अभी तक हमने ये बातें करी कि अगर हमारा देश बाहर के देशों के साथ ट्रेड नहीं करता तब क्या होगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करेगी, ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी में तो यही हम पढ़ रहे हैं, तब उस केस में इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या रहेगा? मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या रहेगा? वो सब चीजें। ठीक है, मतलब अब हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम
फॉरेन ओपन इकोनॉमी, राइट, कि एक ओपन इकोनॉमी के लिए जो नेशनल इनकम है वो क्या रहेगी, ये हमें बात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करो जब मैं आपसे क्लोज इकोनॉमी की बात करता था, क्लोज इकोनॉमी की, तो क्लोज इकोनॉमी में मेरा जो इक्विलिब्रियम मॉडल था वो क्या था, वो था y इक्वल टू में c प्लस में i प्लस में g, यही था। ठीक है अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सुन किसकी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ओपन इकोनॉमी की। ठीक है तो ओपन इकोनॉमी में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वही 4 सेक्टर्स है ना, तो C प्लस I प्लस G प्लस NX, NX मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस में इंपोर्ट्स, राइट। ओपन इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में M, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस में इंपोर्ट्स। ठीक है चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर स्टूडेंट्स मान लो मैं आपसे यहीं पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स के ऊपर बात करूं कि जो मेरे इंपोर्ट्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, यहां पे स्टूडेंट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। हमें क्या समझना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। ठीक है इसे बेसिकली हम स्मॉल m से भी डिनोट कर लेते हैं, जैसे हम उसको डिनोट करते हैं ना b से। ठीक है याद करो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद आया। ठीक है तो उसे हम क्या कहते थे, हम उसे कहते थे b। तो वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से। अब स्टूडेंट्स बात ये करते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स का मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, आपकी इनकम में चेंज आने से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, वो था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिमिलरली आपकी इनकम में चेंज आने से आपके इंपोर्ट्स में कितना चेंज आएगा, वो कौन कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी इनकम में चेंज आने से आपके इंपोर्ट्स में कितना चेंज आएगा, वो क्या होता है, वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। ठीक है तो इसीलिए अगर हम बात करें कि जो हमारी इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट स्टूडेंट किस पे डिपेंड करते हैं, इंपोर्ट्स डिपेंड करते हैं बेसिकली फॉरेन में। ठीक है मैं कितना इंपोर्ट कर रहा हूं वो डिपेंड करेगा फॉरेन के देशों की इनकम कितनी है। ठीक है इंडिया की इनकम कितनी है, इसी बात पे तो डिपेंड करेगा ना कि बाहर से कितना ज्यादा इंपोर्ट हमारे मतलब सॉरी हमारा देश कितना इंपोर्ट करेगा। तो जितनी ज्यादा इनकम हो जाएगी इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं इंपोर्ट फंक्शन की बात करूं तो इंपोर्ट फंक्शन कैसे आता है, m इक्वल्स टू में सबसे पहले m बार। m बार क्या है स्टूडेंट्स, m बार का मतलब है मिनिमम इतना, तो देखो इंपोर्ट कुछ चीजों का है वो रहेगा रहेगा, प्लस साथ में मैं कितना इंपोर्ट करूंगा वो डिपेंड करेगा मेरी इनकम कितनी है, तो दैट इज m y। कुछ कुछ लग रहा है ना किसकी तरह, कंजम्पशन फंक्शन की तरह, कि कंजम्पशन फंक्शन कैसे होगा जी सर, सी बार इतना कंजम्पशन तो करूंगा ही करूंगा, बाकी कितना करूंगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मेरे एमपीसी पे। तो सिमिलरली मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स किस पर डिपेंड करता है भाई, एम बार मिनिमम इतना तो इंपोर्ट करूंगा ही करूंगा, बाकी एडिशनली और कितना इंपोर्ट करूंगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मेरे एमपी आई के ऊपर, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स के ऊपर, राइट स्टूडेंट्स। चलो ठीक है अब हमारे पास देखो समझने की कोशिश करना, इस केस में अगर मैं इक्विलिब्रियम इनकम को डिराइव करूं, कि इक्विलिब्रियम इनकम इस केस में क्या आएगी, सेम फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट, छोटी सी चीज चेंज होगी, y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, c बार प्लस में आपको याद होगा वाई डी था, मतलब c ब्रैकेट में y माइनस में t। ठीक है प्लस में क्या था i बार, प्लस में क्या था g बार, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखनी है आपको, प्लस आएगा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या है, इंपोर्ट्स की वैल्यू है m बार माइनस में m y, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, राइट। ठीक है अब स्टूडेंट्स अगर मैं सारे ऑटोनोमस टेकिंग ऑल ऑटोनोमस टुगेदर,
अब मैं अगर सारे ऑटोनोमस को एक साथ टेक टुगेदर लेके मान लू, क्या मान लू, ए बार, इन दैट केस फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इन दैट केस फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल्स टू में ए बार, क्योंकि ये वाला भी कांस्टेंट, ये वाला भी कांस्टेंट, ये भी और ये भी सारे कांस्टेंट एक साथ आ गए, ठीक है। बचेगा क्या ये, तो प्लस में सी वाई, ठीक है, वाई डी मतलब माइनस में एम वाई, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर इसमें से वैल्यू निकालें, रुको देखो, अगर इसी में से स्टूडेंट हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वो देखो कि y इक्वल्स टू में ए बार, देखो y कॉमन है ना इनमें, पहले तो इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे y कॉमन लेने पे बन जाएगा हमारे पास c माइनस में m, राइट, यही बनेगा स्टूडेंट्स। चलो अब अगर इसमें से, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, जो ये y वाले पार्ट है इनको भी एक तरफ लेते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस में y ब्रैकेट में c माइनस में m इक्वल्स टू में a बार, है ना। अब फर्दर y कॉमन लेते हैं, फर्दर y कॉमन लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस में c प्लस में m इक्वल्स टू में a बार, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, a बार ब्रैकेट में या फिर अपॉन में, वही आप जैसे भी करके लिखना चाहो, 1 माइनस में c प्लस में m। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बन गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आया होगा। c इज नथिंग बट b, याद रखना c का मतलब क्या है, यहाँ पे c का मतलब है b, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, c बार प्लस में byd, byd का मतलब क्या होता है, yd मतलब डिस्पोजेबल इनकम और b का मतलब MPC, तो c इज नथिंग बट MPC। मैं लिख देता हूं c इक्वल्स टू में क्या है, MPC, क्योंकि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ाया क्या, b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम इनकम, कब, जब वहां पर 4 सेक्टर मॉडल आ जाएगा, ठीक है। 4 सेक्टर मॉडल में इस तरीके से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, अपना इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर वैसे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाए, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर आ जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, तो हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर कैसे देख सकते हैं, देखो मल्टीप्लायर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला आज तक बता रखा है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन व्हाट, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अभी हमने सीखा इक्विलिब्रियम इनकम कैसे आएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस में एम, ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। फिर अगर इंपोर्ट मल्टीप्लायर की बात करें स्टूडेंट्स, इंपोर्ट मल्टीप्लायर सिमिलर कैसा हो जाएगा, आप समझ रहे हो, इंपोर्ट मल्टीप्लायर इसको वाई एम से ना, तो इंपोर्ट मल्टीप्लायर सिमिलर हो जाएगा आपके टेक्स्ट मल्टीप्लायर की तरह, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपके नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं, जबकि इंपोर्ट्स आपकी इनकम को घटाती है, क्योंकि इनको इंपोर्ट्स का मतलब है आपके इनकम का एक कंपोनेंट फॉरेन के देशों में जाके क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बस फर्क इतना है, 1 माइनस में आ जाएगा, राइट, -1 अपॉन में 1 माइनस सी प्लस में एम, क्या हो गया, इंपोर्ट मल्टीप्लायर। चलो अब सुन, यहीं से हमें क्या मिलता है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, क्या मिलेगा, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, वो देख लेते हैं, जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखो ध्यान से देखना है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस, राइट। चलो ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप याद करो, अगर मैं आपके एग्रीगेट डिमांड की बात करूं एक्सपोर्ट फंक्शन की, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सपोर्ट फंक्शन किसी नेशन का समझते हो तो एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब है वो सामान जो हम अपने देशों में बनाते हैं और बाहर के देशों में भेज देते हैं, ठीक है। तो कितना मैं बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करूंगा वो डिपेंड करता है उन लोगों की इनकम पे,
समझ रहे हो ना, कितना मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उन लोगों की इनकम पे। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या मान लेता हूं कि एक्सपोर्ट एक कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन इंपोर्ट स्टूडेंट किस पे डिपेंड करता है, मेरी देश की राशन इनकम पे। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतने इंपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब दो चीजें हैं, या तो मैं इंपोर्ट्स को ओरिजिन से भी शुरू कर सकता हूं या मैं थोड़ा अबव द ओरिजिन शुरू कर सकता हूं। अगर मैं एक मान लो, मैं एक मान रहा हूं कि मिनिमम कंपोनेंट लेके चल रहा हूं, जो हम एम बार लेके चल रहे थे, तो उस केस में तो ये क्या होगा, अबव द एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास मिनिमम इंपोर्ट कुछ नहीं है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, तब ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है, मिनिमम से भी हो सकता है और मैक्सिमम से भी हो सकता है, जो मर्जी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया हमारा इंपोर्ट का ग्राफ, राइट, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट का ग्राफ। ये हमारे पास क्या हो गया, इंपोर्ट का ग्राफ। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं आपसे नेट एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं, नेट एक्सपोर्ट्स की, तो नेट एक्सपोर्ट्स के केस में होता क्या है स्टूडेंट, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, राइट, ठीक है। यहीं से हमें ट्रेड बैलेंस और ट्रेड सरप्लस, मतलब ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस दोनों यहीं से मिलेगा। अब स्टूडेंट यहां ये मान लो आपके पास एक पॉइंट है, से पॉइंट ई, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है आपके पास ई, और कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो गया मान लो हमारे पास ई डैश, है ना, ठीक है। स्टूडेंट्स अब एक बात ध्यान से देखो, इस ई पॉइंट से पहले एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। तो अगर मैं इनकी डिफरेंस को लूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू आएगी नेट एक्सपोर्ट्स वाली वो क्या आएगी, एक डिक्रीजिंग वैल्यू, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट कितने पे आ जाएगा, जीरो पे। इसके बाद इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, और फॉल करेगा। सो दिस विल बी एक्सपोर्ट्स माइनस में इंपोर्ट्स, राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सिचुएशन जो होती है हमारी वो किसकी होती है, ये होती है ट्रेड सरप्लस, जब हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है। और ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है ट्रेड डेफिसिट। क्यों, क्योंकि यहां से जो हमारे पास हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया किस तरीके से हम अपने नेट एक्सपोर्ट बैलेंस के थ्रू, नेट एक्सपोर्ट के थ्रू अपना ट्रेड सरप्लस और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो देख पाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया, थोड़ा सा इसको आप एल्जेब्रिकली मैथमेटिकली समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट्स, ट्रेड डेफिसिट्स, कॉमा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। जरा इसको समझ लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी अभी आपने पढ़ा था कि y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई प्लस जी प्लस nx, है ना। फोर सेक्टर मॉडल में हमारे पास यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट y माइनस में c माइनस में g इक्वल्स टू क्या होगा, i प्लस में nx विच इज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, y माइनस सी माइनस जी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनकम में से मैं क्या करूं, माइनस कर दूं जो भी कंजम्पशन पे खर्चे हुए वो, प्लस जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो माइनस कर दूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इनकम में से जो भी कंजम्पशन पे खर्चा हुआ, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुए वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा, वो आएगी सेविंग्स, जो भी नेशनल सेविंग्स है वो आएंगी। सो दैट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब लेकिन जो ये सेविंग्स है, इस सेविंग्स में दो चीजें हैं, प्राइवेट सेविंग भी है और पब्लिक सेविंग भी है। तो मुझे बात करनी है दोनों सेविंग्स की, ठीक है। क्योंकि जो सेविंग्स प्राइवेट की होती है स्टूडेंट्स, सेविंग्स जो प्राइवेट की होती है वो कैसे आती है, वो आती है इनकम माइनस में जो भी टैक्सेस है माइनस में जो भी कंजम्पशन है। आप एक हाउस होल्ड हो, मैं एक हाउस होल्ड हूं, हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उस 1 लाख में से पहले हमें जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो बियर करने पड़ेंगे। तो 1 लाख में से माइनस किया 10,000 जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, ठीक है। उसमें से माइनस कर दिए, मान लो हमारे कंजम्पशन के खर्चे थे 70,000, तो 90 वैसे बचा, 70 और माइनस कर दिया, बचा 20,000। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राइवेट सेविंग्स, ठीक है। जबकि अगर मैं गवर्नमेंट सेविंग्स की बात करूं स्टूडेंट्स,
कि गवर्नमेंट कितना सेव कर पाती है, तो वो क्या होता है, वो आपके पास होता है टी माइनस में जी। गवर्नमेंट कितने टैक्सेस कमा रही है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, गवर्नमेंट कितने जो भी खर्चे कर रही है वो क्या है, टी माइनस जी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर यहां पे इसी फॉर्मूला को मैं लिखना चाहूं तो हमने क्या कहा कि सेविंग इक्वल टू क्या रहा, इक्वल टू रहा y माइनस सी माइनस में जी, राइट, यही रहा। ठीक है, और ये किसके बराबर था हमारा सेविंग्स, जो किसके बराबर था, वो था 2 के बराबर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट और सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट और सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस अकॉर्डिंग क्या आएगा, उस अकॉर्डिंग आ जाएगा कि भाई ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए y माइनस टी माइनस में सी। ठीक है, प्राइवेट सेविंग प्लस में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सेविंग विच इज टी माइनस में जी, दैट इज गवर्नमेंट सेविंग्स। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस चीज को यहां पे पुट करता हूं, ये इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है, इसको यहां पुट करूं तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि मेरे पास आएगा S इक्वल्स टू में व्हाट, ये क्या है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट, तो SP प्लस में ये क्या है सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आएगा SG इक्वल्स टू में किसके आना चाहिए, ये I प्लस NX विच इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या बन के आता है, मेरे पास बन के ये आएगा कि NX नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू व्हाट, नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू सेविंग ऑफ प्राइवेट, ठीक है, माइनस में इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, प्लस में क्या रहेगा सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास क्या बन गया नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट माइनस में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में टी माइनस में जी, क्योंकि सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है स्टूडेंट, सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया टी माइनस में जी। चलो, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ट्रेड डेफिसिट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के जो भी फॉर्मूलाज है ये हमारे पास आ गए। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट आपको यहां तक का भी जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा।